815th of Nagpur's most happening Facebook लाइव शो का नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, कुछ चिंतन, कुछ मंथन और कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिसे समझने के बाद ऐसा लगता है कि भले ही भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है कि किस तरह से भारत अपनी इकोनॉमी को, अपनी जीडीपी को आसमान तक ले जाने वाला है, लेकिन वहीं पर डायबिटीज़ जैसे इशू, कैंसर जैसे इशू में भारत एक कैपिटल भी बनता नज़र आ रहा है। मोरओवर अब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक अलार्मिंग सिचुएशन लेकर आए हैं। कई सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो अपने काम करने वाले लोगों के साथ काउंसलर्स बैठाते हैं और उनके साथ उनकी मानसिक स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अगर मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं तो उन्हें उपचार करके, उनसे बात करके, उन्हें काउंसिल करके उसे ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। क्या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर भारत इसे आने वाले वक्त की सबसे बड़ी तकलीफ समझे, सबसे बड़ी परेशानी समझे, सबसे बड़ा चैलेंज समझे, या फिर यूरोप जो इस वक्त मेंटल हेल्थ को अपनी नंबर 1 तकलीफ समझ रहा है, हमें भी उस लेवल पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। प्लीज वेलकम माय गेस्ट मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, दिन भर से आज सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे पोस्ट आए जहां पर इस बात का उल्लेख किया गया कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं जबकि उसे मना कर देना चाहिए। मैम, आप वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को, इस दिन जब जागरूकता को लेकर जब चर्चा होती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये दिन बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम हमारी जो मानसिक तकलीफ़ें होती हैं वो सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज्ड है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और जैसे किसी को अगर फिजिकली कोई परेशानी हो रही है, किसी को दिखने में तकलीफ हो रही है, तो वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये जितना देखा जाता है उतना इजीली मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाता जी। बहुत तकलीफों से गुजरते हैं लोग, मगर वो यही सोचते हैं कि ये मैं हैंडल कर लूँगा या मैं खुद से हैंडल कर लूँगी। तो इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स लगते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल्स लगते हैं जी। और साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, जो रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी है, बहुत कई तरह की थेरेपीज़ हैं जी। अभी तो कोच होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, कंपनीज में होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, कपल रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिलीज के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोच रहा, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे अगर आपका एक कोच रहा, तो वो आपके जो मतलब हम नॉट्स बोलते हैं इसको, मतलब एक जो नॉट्स, मेंटल नॉट्स बन जाते हैं हमारे ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और हम जिस तरह से सिचुएशंस को देखते हैं बॉटलनेक्स आ जाते हैं, हम उसको आगे नहीं सोच पाते। तो यहाँ पर ये लोग प्रोफेशनल्स हमको हेल्प करते हैं सही तरीके से चीज़ें देखने का, और एक बार वो नॉट खुल गया तो फिर से लाइफ बहुत ही आसान और बहुत ही एंजॉयबल होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दैट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ। तो वो सबसे पहली बात तो वो उसको डिस्टिग्मेटाइज होना चाहिए और उसी की ये कोशिश है। मैम, चूंकि हम 7 अध्याय पहले कर चुके हैं सॉन्ग्स एंड लेसन्स के,
मैम एक और अध्याय आज हम करेंगे ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और गाना है फ्रॉम अ फिल्म जिसमें आमिर खान केम एज ए डायरेक्टर, फिल्म में शंकर एहसान लॉय का संगीत, और मैम एक गाना है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर मदर्स डे पर लोगों के अपने और मम्मी के फ़ोटो के पीछे में एक बैकग्राउंड स्कोर चलने वाला गाना है, और वो गाने का नाम है माँ। तो मैम ये जो गाना है ये एक बेसिक इंट्रो आप दे दीजिए कि ये गाना क्या कहता है, और उसके बाद मैम गानों की लाइनों पर जाएंगे और उसके लिरिक्स क्या कहते हैं, इसे मेंटल हेल्थ से कैसे जोड़ा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जी, विदाउट डाउट, बिल्कुल। और बीइंग अ मदर आई एब्सोल्युटली चेरिश दिस सॉन्ग। ये तो मैंने मेरे बेटे को भी सिखाया था गाने के लिए, तो एवरी मदर चेरिशेस दिस सॉन्ग। पर इसमें एक बहुत प्रोफाउंड इमोशन छुपा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो मुझे लगता है कि शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ का ख्याल कब से रखा जाना चाहिए जी, कब से रखा जाना चाहिए। जब कोई इंसान एडल्ट बनता है तब से रखा जाना चाहिए, टीनेज से रखा जाना चाहिए, प्री प्राइमरी लेवल से रखा जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ का ख्याल एज सून एज द चाइल्ड इज बॉर्न, तब से ये ख्याल रखा जाना चाहिए। या मैम उससे पहले से? उसके पहले माँ ख्याल रखती है, क्योंकि द फीटस इज इनसाइड द मदर जी, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मदर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, एंड व्हेन शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ जी, शी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द इन्फेंट एज वेल। मतलब वो तो फीटस है, जब तक बॉर्न नहीं होता तब तक। जी, तो जब ये बॉर्न हो जाता है तब से लेकर उसके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और पहले 5 साल तो उनकी हर तरह की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, बहुत फुल स्पीड में हो रही है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ब्रेन कनेक्शंस उनके फॉर्म हो रहे हैं जी, और इसमें एक मदर का बहुत बड़ा रोल होता है जी, तो ऐसा मतलब हम वही बात कर रहे थे कि इवन कोर्ट सेज दैट टिल द एज ऑफ 5 द चाइल्ड शुड बी विद द मदर. So why do you think it is 5 years? It is because till the age of 5 the child physically, emotionally, socially is completely dependent on the mother. जी, तो भले ही ये गाना एक माँ के लिए गाया है, लेकिन आज मैं ये गाने को वो बच्चे के व्यू पॉइंट से मैं उसको देखने वाली हूँ और मैं ये बताने वाली हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है मतलब द मदर एंड द चाइल्ड एंड इन मेनी केसेस इवन द फादर एंड द चाइल्ड, मतलब पेरेंटल, माँ मतलब सिर्फ माँ नहीं है, जो भी ख्याल रख रहा है बच्चे का, तो वो फादर भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकता है, लेकिन वो माँ इसलिए है क्योंकि वो शुरुआती माँ से हो रही है जी, बच्चे की शुरुआत ही माँ से होती है बिकॉज द मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड. तो वहां से वो एब्सोल्यूट फिजिकल डिपेंडेंसी जो होती है इन्फेंट एज में, वो एज में बच्चे को किस कंसिस्टेंसी के साथ उसको केयर मिल रही है, वो कितना भरोसा कर पा रहा है अपने माँ पर, जब उसको जरूरत पड़ी है किसी चीज की जी, तब उसकी माँ कितनी अवेलेबल है, कितना उसका ख्याल रखा जा रहा है और कितना सिक्योर्ड वो बेबी फील कर रहा है. ये इसका डायरेक्ट को रिलेशन होता है जब बच्चा एडल्ट बन जाता है और एडल्टहुड में जब वो बाकी के रिलेशनशिप्स जब वो फॉर्म करता है बाकी दुनिया के साथ, तो हम देखते हैं ना कि कोई बहुत अवॉइडेंट स्टाइल होता है उनका रिलेशनशिप्स का, मतलब वो बात नहीं करना चाहते, वो अवॉइड करते हैं, नए रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना वो अवॉइड करते हैं. किसी का स्टाइल होता है एंग्शियस रिलेशनशिप. एंग्शियस रिलेशनशिप मतलब उनके अंदर एक थोड़ी एंग्जाइटी होती है जब नए नए रिलेशनशिप्स बनते हैं तब. और तीसरा होता है एक डिटैच स्टाइल होता है, मतलब वो उतना अटैच नहीं हो पाते लोगों के साथ. दे ट्राई टू safeguard themselves from the relationships. And then there is a secure relationship कि a person is mentally healthy, he forms really good relationships with everybody. जी. तो ये जो 3-4 तरह के जो अटैचमेंट स्टाइल जिसको बोलते हैं, ये क्या डिसाइड करता है, जो उसको बचपन में अपने माँ से जो उसको मिला है, केयर मिला है, अफेक्शन मिला है एंड विथ कंसिस्टेंसी. मतलब ऐसा नहीं कि आज मुझे जरूरत है तो आज मम्मी अवेलेबल है और कल पता नहीं कहाँ है. ये इनकंसिस्टेंट अगर होता है तो उनका वो एंग्जाइटी वाला
अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। अगर माँ बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, कभी अवेलेबल है कभी अवेलेबल नहीं है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्टाइल ऑफ अटैचमेंट बनता है जी। इसीलिए ये एज ग्रुप में माँ का केयर मिलना बच्चों को कंसिस्टेंटली, it actually defines them as an individual when they become an adult, and that is why I think that this song is most appropriate for the World Mental Health Day. मैम पहले की जो अगर लिरिक्स में पढ़ूं तो पहली लाइन कहती है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब पता है ना माँ, तुझे सब पता है मेरी माँ। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, तो बच्चे के लिए, और इसको अगर हम साइकोलॉजिकल लेंस के थ्रू अगर देखते हैं तो अंधेरा इज एवरीथिंग दैट इज अननोन फॉर द चाइल्ड एंड देयर आर टू मेनी अननोन्स। जैसे हमको पता है कि हमारा जो भी केयर गिवर है, प्राइमरी केयर गिवर है जी, तो वो अगर अभी जा रहा है तो वो आएगा, वापस आएगा जी। मगर उस एज में, वो इन्फेंसी में, वो बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मम्मी गई है तो मतलब वो वापस भी आएगी। सो दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ टाइम। ग्रेजुअली वो ट्यून हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के आने के और जाने के टाइम को ट्यून हो जाते हैं जी। लेकिन इनिशियली दे हैव अ लॉट ऑफ इसीलिए अंधेरा मतलब जो चीज उनको नहीं पता, और उस एज में देयर आर टू मेनी थिंग्स जो उनको नहीं पता, तो हर चीज उनके लिए डरावनी होती है, तो इसलिए वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए तो वो फर्स्ट लाइन आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मैं कभी बतलाता नहीं अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। मैं कभी बतलाता नहीं मतलब ये बात एक्चुअली पेरेंट्स का उतना अवेयरनेस काफी बार नहीं होता है जी। पर्टिकुलरली हमारे इंडियन सोसाइटी में तो नहीं होता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज आई वॉज देयर फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि जब बेबी आने का टाइम होता है, मतलब दुनिया में जब बर्थ का टाइम होता है, उसके पहले पेरेंट्स की क्लासेस होते हैं बाकायदा, और वो क्लासेस में उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है आउट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कल्चर इज रियली गुड। हमारे यहाँ ये है कि द ग्रैंड मदर इज देयर, मेनी टाइम्स द ग्रैंड मदर्स मदर इज ऑल्सो देयर, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, मतलब मदर को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है बिकॉज द ग्रैंड मदर इज ऑल्सो देयर जी। मगर वेस्टर्न कंट्रीज में बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड बिकॉज नोबडी इज अराउंड टू टेक केयर ऑफ दीज इनिशियल डेज, तो ऑफिशियली वहां पर प्रोफेशनल क्लासेस होते हैं। हो ये गया है कि अभी मेट्रोज में, बड़े सिटीज में वगैरह काफी बार ऐसा होता है कि उनके लिए उतनी केयर अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन प्रोफेशनल इस तरह की हेल्प भी अवेलेबल नहीं है। सो पेरेंट्स आर क्लूलेस कि क्या करना चाहिए। देयर आर बुक्स, दे रीड बुक्स, अभी तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं, सो दे वॉच वीडियोज, दे ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स। लेकिन ये जो क्लासेस होते हैं, जो मैंने यूएस में देखा है कि जो एक्चुअल क्लासेस होते हैं, सो आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर भी शायद मेट्रोज में शुरू हो गए होंगे पर यहाँ पर तो नहीं हुए हैं। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो मेनी टाइम नॉट अवेयर कि इस तरह की केयर इज इम्पोर्टेंट। पता यही होता है कि ऑब्वियसली द चाइल्ड इज डिपेंडेंट, सो द मदर हैज टू बी देयर, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ पे, उनकी इमोशनल हेल्थ पे इस हद तक उसका असर होगा, इसका अवेयरनेस यूजुअली कम होता है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। मैम ये जब दादी, ग्रैंड दादी, ये सब लोग जब रहते हैं, मतलब सासू माँ रहती है अपनी बहू को पहले ही जब वो कंसीव करती है तो उसको हेल्प आउट करती है। ये जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने में भी मदद करती है, बिकॉज उसको पता है कि एक्स्ट्रा काम, एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक लाइबिलिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। लेकिन मैम क्योंकि वो माँ रह चुकी है मैम, फिर भी जैसे आप बोल रही हैं कि आउट ऑफ इंडिया देयर आर क्लासेस, देयर आर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, हाउ टू बिकम अ गुड मदर, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, हाउ टू ऑल्सो टेक केयर द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। मैम क्या यहाँ पर इंडियन मदर्स मेंटल हेल्थ के ऊपर में बात करती हैं क्या, कि कैसे करती हैं? वही तो, द अवेयरनेस इज स्टिल नॉट देयर। पर्टिकुलरली इतने इन्फेंसी में तो एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर वैक्सीनेशन, फिजिकली उनका माइलस्टोन्स रीच हो रहे हैं कि नहीं जी, उनका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, बाय द एज ऑफ बाय द एंड ऑफ 1 month उनका सोशल स्माइल आया है कि नहीं, फिर उनका बाय 4 months उनका नेक बराबर स्टेडी हो रहा है कि नहीं। वो आती है मैम, वो दाई माँ वो मालिश वालिश करने के लिए,
वो बच्चे को ऐसा मरोड़ती है जैसे कि वो भी एक ठीक। मैम आगे जब बढ़ते हैं तो ये स्टैंजाज ये कहते हैं कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ ना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आ ना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ। See, this stanza is rich in all the psychological concepts. जी। It's really rich. जी। तो जो फर्स्ट लाइन जो है ना, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे कि घर लौट के भी आना पाऊँ माँ. So see, this is not about the physical space or जी। the physical distance. जी। See, there are so many women who work. जी। So I love this concept of Indra Nooyi. मैं तो बहुत बड़ी fan हूँ इंदिरा नोई की. जी। So I have listened to a lot of her speeches, जिसमें she talks about motherhood and how she takes care of her children. अभी तो बड़े हो गए वो, but how she did that. तो see, यहाँ पर ना मतलब more than the physical distance, I think it is more about the mind space that the child actually takes place in the mother's brain. तो मुझे ऐसे लगता है कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे कि घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, मतलब मेंटल स्पेस से दूर नहीं करना चाहिए बच्चे को. यू गो, यू वर्क, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल कम बैक टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स एंड योर कन्वीनियंस. बट देन द चाइल्ड शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई अ माइंड स्पेस. और ये तब तक होना चाहिए जब तक द चाइल्ड डज नॉट गेट फुल्ली इंडिपेंडेंट. जी. आप अगर बाहर भी जा रहे हो और अगर आपके माइंड स्पेस से अगर बच्चा निकल गया तो आप उसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट भर जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल जो चीज है वो आप कर नहीं पा रहे हो. तो बच्चे को माइंड स्पेस में रखना बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि ये 2 लाइन उसी के लिए है. भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ. वही है मेंटल स्पेस. मेंटल स्पेस में पेरेंट के बच्चा हर वक्त होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड इफ द चाइल्ड इज देयर, यू विल फाइंड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम्स दैट माइट गेट क्रिएटेड बिकॉज द चाइल्ड इज इन योर माइंड स्पेस. तो ऐसे नहीं होगा कि अरे मैं ये भूल गई, मैं वो भूल गई. सो यू विल प्लान अकॉर्डिंगली, यू विल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली, रिलेटेड टू उसके फूड हैबिट्स हो गए. तो आपके माइंड स्पेस में रहेगा तो ही आप घर आते आते उसके लिए ये लाना है वो लाना है. यूजुअली माओ के माइंड स्पेस में बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी सी वी विल नॉट ब्लेम देम फॉर द चिल्ड्रन नॉट इन देयर माइंड स्पेस बिकॉज ऑफ समटाइम्स टू मच ऑफ काम बाहर का हो जाता है. जी. तो ये कॉन्शियसली विद अवेयरनेस द चाइल्ड हैज टू ऑक्यूपाई द माइंड स्पेस ऑफ द मदर, so that the mother can actually do justice and feel very happy about the motherhood part. मैम अगला जो स्टैंजा है वो भी बड़ा खूबसूरत है. मैं मतलब तारीफ करूँगा उनकी, जो इतने बारीक गानों के बारे में सोचते भी हैं. मैम जब भी कभी पापा मुझे ज़ोर ज़ोर से झूला झुलाते हैं, माँ मेरी नज़र ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ, उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे में आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ मैं माँ, तुझे सब पता है ना माँ. ये स्टैंजा पापा लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है जी. पर इट्स नॉट अबाउट दैट. जी. इट इज अबाउट जो न्यूरल पाथवेज जो बनते हैं माँ के साथ. जी. सी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वंस. बहुत हमारे वन ऑफ द वेरी पुराने शोज में हमने ये बात की थी कि माँ ने फिजिकली बच्चे को बहुत बार बचाया है. गिरने से बचाया है, कभी भूख से बचाया है, कभी हर तरह के पेन से बचाया है, कभी वो गीला हो गया है तो उसको वो गीलेपन से बचाया है. सो द चाइल्ड हैज फॉर्म्ड अ न्यूरल पाथवे विद द मदर एंड द चाइल्ड इज नाउ expects that the mother is going to be there whenever the child needs her. So this is the expectation of the child. जो वो consciously नहीं करता, it happens because उसका वो वैसा साइके बनता जा रहा है. पहले वो गिरने वाला था, मम्मी ने बचा लिया, तो एक छोटी सी पगडंडी ब्रेन में बन गई कि मम्मी ने बचाया है. अब उसके बाद कई चीजों के लिए मम्मी ने उसको बचाया है. तो उसका वो जो छोटी सी जो पगडंडी उसके ब्रेन में बनी थी, ब्रेन कनेक्शन फॉर द मदर, अब वो हाईवे बन गया है. एंड फॉर वट एवर रीजन अगर उसको कहीं भी डर लगता है, कुछ भी होता है, तो
सबसे पहले माँ की याद आती है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंड इट इज अ फैक्ट. तो जब भी डर लगता है, फिर ऐसा हो सकता है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखा है, मगर चिल्ड्रन एक्चुअली एंजॉय व्हेन दे आर वाइल्डली प्लेइंग विद देयर फादर्स. तो नॉट टू ऑफेंड द डैड्स, बट जब भी उनको डर लगता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड इमोशनल कनेक्ट, दैट दे फील दैट मुझे डर लग रहा है तो मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे माँ की याद आ रही है. और ये सब इतना मतलब इतना नेचुरल है, और इसमें कोई अलग से एक्सपेक्टेशंस नहीं है. इट इज जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, लाइक द वे वी ब्रीथ. तो इसीलिए वो माँ का इम्पोर्टेंस है. और वो जो अटैचमेंट थ्योरी के बारे में जो मैंने बताया कि बच्चे का माँ के साथ जो इमोशनल कनेक्ट जो बनता है, एंड द रिलायबिलिटी ऑफ दैट कनेक्ट, बेसिकली द रिलायबिलिटी ऑफ दैट कनेक्ट एक्चुअली डिफाइंस how that individual is going to become an adult and form relationships in the rest of the world. मैम बहुत सारी शादियां जो है वो एक ऐसे लेवल पर टूटती हैं जब बच्चा बड़ा छोटा रहता है. द फादर वॉक्स आउट, द मदर इज ऑल अलोन. बहुत सारी मदर्स जो रहती हैं वो सिंगल मदर्स बन जाती हैं क्योंकि उनको उस बिलीफ सिस्टम में, इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन में वापस से विश्वास नहीं होता. और बहुत सारे बच्चे इसी दौर में अपनी माता को जब बहुत पीड़ा में देखते हैं, परेशान देखते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन और इस पूरे के पूरे दर्द में देखते हैं. तो मैम क्या ऐसे स्टेजेस में, या फिर एक अलग सिचुएशन जब एक माँ जो है वो काम करने वाली महिला है, शी इज अ वर्किंग लेडी एंड शी गेट्स द वर्क स्ट्रेस होम, एंड आफ्टर कमिंग बैक from work also, her main focus is to finish the file or to finish the work, or teachers in a manner जो teaching profession में है कि मैम वो जब स्कूल से वापस आती हैं तो दिन भर बच्चों की इतनी कचकच सुन चुकी होती हैं, प्रिंसिपल का इतना बर्डन उन पे प्रेशर आया होता है टू कंप्लीट अ फ्यू स्टफ, जिसके बाद वो घर आने के बाद बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाती, और उनके बच्चे भी उसी फेज में है. क्या मैम ये जो एक एक्सप्रेशन है माओ की तरफ से अपने बच्चों को, जब बच्चों को बच्चे इस एज में, जो आप जिन एज की बात कर रही हैं, एडोलेसेंट, जब बच्चों को माओ की ज़रूरत है, वो कंफर्ट, वो केयर, वो स्माइल्स की ज़रूरत है, एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है, और जब माँ नहीं देती है, क्या ये शुरुआत है मेंटल हेल्थ इश्यूज के? ये है वन ऑफ द फैक्टर्स. ये है, बिल्कुल है. क्या माँ की नेगेटिविटी बच्चे को जाती है? 100%. वो अपने आप ट्रांसमिट हो जाती है. क्या माँ और माँ बाप के जो झगड़े होते हैं, बच्चा छोटा है, माँ बाप के झगड़े जब उसके सामने होते हैं और वो जब देखता है माता पिता के, दैट इज द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी अ चाइल्ड हैज. दे, और जब वो बाहर भी जब वो देखते हैं तब इट इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि कहीं ये बहुत मतलब झगड़े, इट स्केयर्स, वायलेंट ना हो जाए. हाँ, इट स्केयर्स देम टू नो एंड, बिकॉज दैट इज देयर. सी, parents can have their lives, but for the child it is life, right? It is life. तो ये बहुत serious issue है, ये बहुत serious issue है, because this is a foundation of how the child is going to have relationships later on in the life. But मैम आज जब भारत में रहने वाले लोग एक अलग दिशा में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें नाम मिले, उन्हें शोहरत मिले, उन्हें काम मिले, उनके काम की तारीफ हो, उनके काम को इस लेवल पे सराहाया जाए कि वो अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ जीना शुरू कर दे, और एक तरफ मैम ये बच्चे की जिम्मेदारी और बच्चे का बोझ. क्या मैम हम एक ऐसे भारत को देख रहे हैं जो आने वाले वक्त में ऑटिज्म, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मेंटल, सीरियस मेंटल इश्यूज की तरफ हम जा रहे हैं? हम बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत ही मतलब इनसफिशिएंट एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस. तो वर्क को हम वर्क की तरह देखते हैं और एवरीथिंग एल्स जो तुम्हारा है दैट इज योर लाइफ. जब तक हम ऐसा देखते रहेंगे तब तक हम वो पार्शियलिटी करते जाएंगे हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि at work you cannot yell, you cannot speak out your mind, और घर आते बराबर then you feel that now you're completely valid तरीके से you can just start bashing your children and your spouse and all that.
तो जब तक हम ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस, हम ये टर्म जब तक रखेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा. सी, इट इज वन लाइफ एंड वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ जी. तो जो एथिक्स हम वर्क के लिए रखते हैं वही एथिक्स हमको घर के लिए भी रखने चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट. सी, फॉर अ हैप्पी लाइफ यू ऑल्सो नीड हैप्पी हॉर्मोन्स इन योर ब्रेन, जो कि है ऑक्सीटोसिन, जो हमारे बच्चों के लिए ख्याल रखने से आता है, जो है एंडोर्फिन्स, जो हम खुद का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आता है. तीसरा है सेरोटोनिन, वो आप हेल्दी फूड खाओ, आप मेडिटेशन करो. डोपामाइन, अभी डोपामाइन गलत तरीके से आ रहा है हमारे पास थ्रू सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. तो ये जो चीजें हैं, हमको हमारा घर से जो सेटिस्फैक्शन हमको मिल सकता है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं. वी गेट स्टक इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड व्हाटएवर, बिकॉज वी फील दैट वर्क इज ओवर, नाउ दिस इज लाइफ. So we have to treat the whole thing as work life is one single thing because it is life. Work is also life. तो आपका वो वहां पर सॉर्ट आउट करना है और घर आके आपको इस पे ध्यान देना है. जब तक आप वो सेग्रीगेटेड रखेंगे कि वो वर्क है और ये लाइफ है, फिर आप अपने घर वालों के साथ पार्शियलिटी करेंगे एंड देन यू हैव क्रिएटेड देम and they are going to become some individuals and you are going to be majorly responsible for that. What they become, and then we are then surrounded by guilt when we don't do what needs to be done. And we have had a complete session on guilt free parenting. तो जब हम वो नहीं करते जो हमने करना चाहिए, या हम वो करते हैं जो हमने नहीं करना चाहिए, so then we become guilt ridden parents. And कितना भी हमको बुरा लगे, that is not helping the child because guilt is a negative emotion. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जब हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी जो बुनियाद है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, डिसऑर्डर्स की, इसकी जो बुनियाद है वो है बच्चे का अपने बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके 1 साल के भीतर में अगर उसका उस तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, माँ के साथ उसका वो कनेक्शन अच्छी तरीके से नहीं पिरोया गया, स्ट्रेंथन किया गया, तो मैम बच्चे को आने वाले वक्त में एक बड़ी मेजर तकलीफ होने वाली है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये इसके बारे में अवगत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप इसे लेट गो नहीं कर सकते, आप इसे बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने चीज़ों को बाईपास कर दिया और एक दिन आप एक ऐसे मुकाम पर आके खड़े हो गए जहाँ पर आपको ये लगना लगे कि आज मेरे बच्चे की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ. रिग्रेट, लेटर लाइफ का वो जो रिग्रेट होता है वो नहीं आना चाहिए. प्रेजेंट टेंस में उसको गिल्ट बोलते हैं और फ्यूचर में रिग्रेट, फ्यूचर में वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो सकता है जी. और ये आपके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए भी तो अच्छा नहीं है. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका भी तो मेंटल हेल्थ खत्म हो जाता है फिर जब आप देखते हैं कि आपका बनाया हुआ खिलौना खराब हो चुका है. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर माँ और बच्चे के साथ कैसे किस किस्म का बॉन्ड होना चाहिए और उस बॉन्ड के पॉजिटिव्स क्या है और अगर बॉन्ड नहीं रहेगा तो उसकी नेगेटिविटीज़ क्या है उसके बारे में आपने हमको अवगत कराया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मिसेस सोनल फुके मैम से बात हुई, मुलाकात हुई. सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं. ये बात बड़ा आसान था कहना मेरा, जब मैं ये कहूँ कि आप इसे शेयर कीजिएगा, पर आप इसे जिम्मेदारी स्वरूप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी कुछ चीज़ें लोगों को शेयर कर देते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. और मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आने वाला जो सिचुएशन है वो बड़ी गड़बड़ है. और जब इस किस्म के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जब इश्यूज जिनके साथ होते हैं, जिनके बच्चे मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इशू या डिसऑर्डर का एक इशू होता है, तो आप उनसे पूछिए कि वो किस किस्म की ज़िंदगी जीते हैं. फिर आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए और आप फिर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जिनके साथ इस किस्म का इशू होता होगा उनकी ज़िंदगी में कितना दर्द होगा. शारीरिक तकलीफ दवाइयों से ठीक होती है, मेंटल तकलीफ दवाइयों से सिर्फ ठीक नहीं होती, उसको बहुत सारा वक्त देना पड़ता है.
और हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पे सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है वक्त। लेकिन वक्त से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ है और वो है प्रेम भाव। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल की माएँ अपने आप को इतना बिजी रख ले रही हैं कि उनके पास उनके छोटे प्यारे बच्चों के लिए भी वक्त नहीं है। और आपकी मेड जो है या आपका जो क्रश है, जो क्रशर में रखते हैं बच्चों को, क्या आप खुद सोच के देखिए क्या ये जस्टिस होगा उस बच्चे के साथ? क्योंकि जब उसको आपकी ज़रूरत है तब वो क्रशर की महिला कितनी भी कोशिश करे, एक मेड कितना भी कोशिश करे, जब एक माँ एक बच्चे को वो भाव के साथ माँ बोलना सिखाती है तभी वो अच्छे से माँ बोल पाता है। आने वाला वक्त भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। आप कृपया सिर्फ आज को देखकर आने वाले कल को नज़रअंदाज न करें। कृपया अपने देश के विकास के लिए ये शो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि लोग मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझें। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।